बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, फॉन्ट्स कल हमने कंप्लीट कर दिया था सीएसएस का। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेब से फॉन्ट्स कौन से हैं, फॉन्ट फॉलबैक्स, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, गूगल फॉन्ट्स किस तरह हमने गूगल के सर्वर में जो फॉन्ट्स पड़े हुए हैं वो किस तरह यूज़ करने हैं, फॉन्ट्स पेयरिंग इनके किस तरह के फॉन्ट पेयर्स हम अपनी वेबसाइट पे यूज़ करेंगे तो हमारी वेबसाइट अच्छी लगती है। ठीक है, इसके बारे में कुछ रूल्स वगैरह हमने पढ़े थे। उसके बाद फॉन्ट के शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी करके कल फॉन्ट के चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया था। अच्छा, फॉन्ट फॉलबैक्स ये है कि फर्ज कर लेना हमारे पास फॉन्ट के नेम्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से फॉन्ट्स इंस्टॉल हैं, हमने अपनी वेबसाइट में कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है। फॉन्ट लिखने के लिए हम करते हैं कि एक मिनट, इधर नहीं, ये देखिए इसमें समझा देता हूँ। हमने अपनी वेबसाइट में 5 तरह के हमारे पास फैमिलीज हैं फॉन्ट की। एक सेरिफ होती है, दूसरी सैंस सेरिफ, तीसरी मोनोस्पेस, चौथी कर्सिव और पांचवी फैंटेसी। 5 किस्म के सिर्फ फॉन्ट्स हैं। इनकी टाइप्स कह लें, कैटेगरी कह लें या फैमिलीज कह लें। ये जितने भी हमें फॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं ये इन पांचों में से किसी एक में फॉल करेगी। ठीक है, वो चाहे हैंड रिटन शेप में नज़र आए आपको, चाहे वो डेकोरेटिव इस तरह के हों, चाहे इस तरह के सिंपल बिल्कुल प्लेन फॉन्ट्स हों, या फिर जिनके साइड्स में कुछ एजेस बने हों। ठीक है, ये सिर्फ 5 में से एक कैटेगरी में फॉल करती है। अब फॉन्ट को यूज़ किस तरह करते हैं अपनी वेबसाइट में, उसके लिए एक हमें प्रॉपर्टी नेम दी गई है सीएसएस में कि आपने बताना है फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ करनी है। इसके बाद आगे इसकी वैल्यूज़ दी जाती हैं कि कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है। ये फॉन्ट हमारे बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। किसी भी यूज़र के कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होगा तभी हमारी वेबसाइट में उसको ये चीज़ नज़र आएगी। अगर ये चीज़ कंप्यूटर में उसके इंस्टॉल ना हुआ तो ठीक है, तो उसको वो फॉन्ट नज़र नहीं आएगा। ये लोकली उसके कंप्यूटर में सेव होने चाहिए। अब फॉल बैक के बारे में आपने पूछा। अच्छा, इसमें ना हमने पहले बता दिया, आप क्योंकि जानते हैं ये वाले फ़ॉन्ट्स पहले से इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, एरियल हो गया, हेलवेटिका हो गया, ये टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स, ये कुरियर न्यू, इस तरह के फ़ॉन्ट्स पहले से ही कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं। तो हम इसको बता रहे हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली के साथ के हमारे जो पैराग्राफ 1 है यहाँ पर, उसको किस किस्म का फ़ॉन्ट लगना चाहिए, फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए। जल्दी से इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास 3 पैराग्राफ है नीचे। हमने कहा कि पैराग्राफ 1 को सिलेक्ट कर ले। फ़ॉन्ट की फैमिली कौन सी यूज़ करनी है हमने, फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, टाइम्स न्यू रोमन। दूसरे नंबर पे इसने बताया टाइम्स। अच्छा, ये भी एक फ़ॉन्ट का नेम इसने बताया। अच्छा, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, उसने सबसे पहले चेक करना है हमारे कंप्यूटर में क्या हमारे कंप्यूटर में टाइम्स न्यू रोमन मौजूद है। अगर तो मौजूद हुआ तो इसने ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई कर देना है। अगर ये ना मिला तो एज़ अ फॉल बैक फिर ये दूसरे नंबर पे जो वैल्यू है फिर ये यूज़ हो जाएगी। और अगर ये भी ना यूज़ हुई फिर सेरिफ जो है ये फॉन्ट की फैमिली आ गई। ये मैंने आपको बताया ना 5 फैमिलीज़ हैं। तो फिर इसने क्या करना है, सेरिफ का कोई भी फॉन्ट हमारे अगर कंप्यूटर में उसको मिल गया तो फिर उसने वो वाला डिज़ाइन हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर देना। तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। क्लियर? अच्छा, ये फॉन्ट्स हमने देख लिया। आइकन्स अब आज देखते हैं। बाकी जो क्या कहते हैं दूसरे जो है ना गूगल फॉन्ट्स किस तरह अप्लाई करने हैं आपने उसको देख लेना, बल्कि वीडियो जो है कल की वो भी अपलोड कर दूंगा तो आपको भी समझ लग जाएगी। अच्छा, आज हम देखना है सीएसएस आइकन्स, किस तरह हम अपनी वेबसाइट पे आइकन्स लगा सकते हैं। ठीक है, icons can easily be added to your HTML page by using an icon library। ठीक है, हमारे पास आइकन की लाइब्रेरीज मौजूद है, बनी बनाई लाइब्रेरीज पहले से मौजूद है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइकन अपनी वेबसाइट पर लगाने के लिए इस तरह के हज़ारों आइकन मौजूद हैं।
अब आइकन को हम 3 तरह से लगा सकते हैं, 3 फेवरेट लाइब्रेरीज़ कह लें, पहले से बनी हुई हैं। एक फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स, ठीक है? ये पूरी एक वेबसाइट, एक सर्विस है, सास कह लें, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस इन देते हैं ये। इन प्राइसिंग भी है इनकी कि किस तरह खरीद के लगाई जा सकती है अपनी वेबसाइट पे, या फ्री भी इनकी कुछ सर्विस है। तो इसमें इनके पास बहुत अच्छे-अच्छे स्टाइल्स हैं फ़ॉन्ट के, जिनको आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके, फ़ॉन्ट ऑसम। तो फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाके इनकी लाइब्रेरी में बहुत से फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, हज़ारों के हिसाब से फ़ॉन्ट मौजूद हैं। यहाँ पर आकर क्या ये देखें, इस तरह के आइकन नज़र आ रहे हैं सारे, 450 ब्रांड आइकन, इसके अलावा और हर तरह के ये जो आइकन है, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में जो इनकी आइकन लाइब्रेरी में मौजूद है, ठीक है? एक ऑप्शन ये होता है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास गूगल के मटीरियल फ़ॉन्ट्स, ठीक है? पेज मेरे ख्याल से बंद कर दी। अच्छा, एक फ़ॉन्ट ऑसम का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बूटस्ट्रैप आइकन्स, ठीक है? बूटस्ट्रैप आइकन्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, इसके ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और तीसरा है गूगल आइकन्स, ठीक है? ये 3 लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है? गूगल के मटीरियल आइकन्स। अब इनको यूज़ किस तरह किया जाता है, ये हमने सीख लेना है। अच्छा, जिस तरह कल हमने फ़ॉन्ट, गूगल के फ़ॉन्ट्स लगाने के लिए आपने एक सीएसएस की फाइल, एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड की थी अपनी वेबसाइट पे, ठीक है? सीएसएस की एक एक्सटर्नल फाइल हम अपनी वेबसाइट पे यूज़ करें तो इजीली गूगल के फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मटीरियल आइकन गूगल के मटीरियल आइकन यूज़ करने के लिए इन्होंने एक और सीएसएस की लाइब्रेरी दी हुई है, जिसे हम क्या करते हैं, अपने हेड के सेक्शन में, एचटीएमएल के हेड के सेक्शन में उस फाइल को लिंक कर लेते हैं। उस फाइल को लिंक किस तरह कर लेते हैं, सिंपली सीएसएस की एक्सटर्नल फाइल हमने अटैच कर लेनी है। अभी आपको दिखाता हूँ। ये वाली फाइल, ठीक है? हमने इसको अटैच कर लिया। लिंक रिलेशन स्टाइल शीट और हाइपरलिंक रेफरेंस में हमने वो सीएसएस फाइल, ये लाइब्रेरी पूरी अटैच कर देनी है, गूगल की लाइब्रेरी। अगर इसको अटैच करने के बाद गूगल के मटेरियल आइकन्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अब आइकन्स को यूज़ किस तरह करना है, सिंपली इस तरह से। आप इसको रिमूव कर दें, ताकि समय लग जाए। अभी देखिए, सम गूगल आइकन्स, गूगल के आइकन को किस तरह यूज़ किया, सिंपली हम क्या करेंगे, एक आई का टैग लगाएंगे, एक आई का टैग लगाएंगे, हम उसको क्लास दे देंगे मटेरियल आइकन्स की, ठीक है? हमने कहा मटेरियल आइकन्स, और इन, ठीक है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के दरमियान में हमने उस आइकन का सिर्फ नेम लिखना है, ठीक है? अगर हम क्लाउड लिखेंगे तो ये हमारे सामने क्लाउड आ गया। इसी तरह अगर मैं फेवरेट लिख दूं तो मेरे सामने ये हार्ट का आइकन आ गया। इसी तरह अगर मैं अटैचमेंट लिख दूं तो ये अटैचमेंट का आइकन आ गया। अगर कंप्यूटर लिख दूं तो ये एक कमांड है। और ये हमें मिलेंगे कहाँ से, ये भी मैं आपको पूरी लाइब्रेरी दिखा देता हूँ। सिंपली जो आपने वहां से जाके नाम कॉपी करना है और पेस्ट करना है, यानी कि जिस तरह का आइकन आपको चाहिए आप उस आइकन का नेम कॉपी करेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे तो वो आइकन लग जाएगा हमारी वेबसाइट पे। जी, हम उसको सिर्फ कॉल कर रहे हैं, ठीक है? इसके साथ जब लिंक कर रहे हैं सीएसएस के फाइल को, तो हमारे पास पूरे के पूरे उनके ना आइकन सेट आ गया। वालेकुम सलाम।
लाइब्रेरी जी। हाँ, ये पूरी लाइब्रेरी ही है, ठीक है, गूगल की मटेरियल आइकन्स। आप अगर गूगल पे जाके सर्च भी करें ना, तो ये आपको जी मटेरियल प्लस आइकन। हाँ, तो ये ना आपको ये आपको पता है कि हम CSS में हम क्लासेस बनाते हैं, ऐसा ही है ना? हम HTML के एलिमेंट्स लिख देते हैं, फिर उसके बाद CSS में क्लासेस बनाते हैं। ये मटेरियल आइकन्स के नाम से इस फाइल के अंदर एक क्लास बनी हुई है, ठीक है। आप गूगल हमने सीखा है ना कि हमने CSS हम 3 तरह से लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। अब उस एक्सटर्नल CSS की फाइल में क्या होता है, हम क्लासेस ही लिखते हैं ना, हम क्लासेस लिखते हैं कि किस तरह एलिमेंट को टारगेट करना है। तो इस CSS की फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट ये क्लास मटेरियल आइकन्स की क्लास पहले से मौजूद है, उसका बस नाम यहाँ पे यूज कर लिया। जो अब इसके अंदर और भी होंगी, हम इसको जाके रीड कर सकते हैं, ये ओपन एपीआई है, ये देखें। अच्छा, अब ये देखें इसके अंदर उसने क्या लिखा हुआ है, एट फॉन्ट फेस, उसने कौन सा यूज करना है, वो मटेरियल आइकन्स यूज करना है, ठीक है। और बाद में हम क्या यूज कर रहे हैं, मटेरियल आइकन की क्लास ही यूज कर रहे हैं ना। तो ये देखें यहाँ पे इसने मटेरियल आइकन्स की क्लास ही बनाई हुई है। अब उसके अंदर इंटरनली वो किस तरह इस फॉन्ट के साथ खेल रहा है, वो उसकी अपनी हेडेक है, और वो उनके डेवलपर जाने उनको खेलने दें, ठीक है। वो एक बड़े लेवल की गेम है, उनके जो डेवलपर हैं वो 10-10 साल 12-12 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, वो उनको उनके वो हिसाब से खेलने देते हैं। हम हमारा जो काम है, अभी हम दूसरी चीजें सीख रहे हैं, छोटे लेवल की चीजें सीख रहे हैं, फिलहाल हम वो चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। हम मटेरियल यूआई कह लें कि ठीक है, ये उसके एक वो कह लें, उसी का पार्ट कह लें। मटेरियल यूआई ना क्या कहते हैं, एक डिजाइन स्कीम है, ठीक है, जो इन्होंने एंड्रॉयड में ये यूज किया हुआ है, मटेरियल यूआई। हम मटेरियल यूआई रिएक्ट में भी यूज होता है। चलिए हम देखते हैं ये आइकन हमें मिलेंगे कहाँ से, ठीक है। इसके लिए वो कहता है कि फॉर अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल आइकन्स, ठीक है, विजिट अवर आइकन ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे अगर आइकन ट्यूटोरियल पे जाएं, ये अपने इसको याद रखना है, तो यहाँ पे आइकन ट्यूटोरियल आ गए हैं। इसमें सेम फिर वो वही चीज बता रहा है कि आइकन को ऐड किस तरह करना है, फॉन्ट आइसम 5 को किस तरह ऐड करना है, 4 को किस तरह ऐड करना है, बूटस्ट्रैप 3 को किस तरह ऐड करना है, उसके बारे में ये बताएगा। गूगल आइकन्स को किस तरह करना है उसने बता दिया। फिर ये आइकन रेफरेंस यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस आइकन रेफरेंस वाले पेज पे आपने फॉन्ट ऑसम यूज करना है, फॉन्ट ऑसम 4, बूटस्ट्रैप नहीं, हम कहते हैं कि नहीं हम गूगल यूज करने हैं, तो हमें गूगल के आइकन शो करवा दो, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये सारे ये नीचे गूगल के अब आइकन शो करवा रहा है, ठीक है। ये 3D रोटेशन का आइकन इस तरह का, ठीक है, एसी का आइकन, एसी यूनिट का आइकन। क्या चीज नहीं, कलर नहीं, ये वैसे क्या कहते हैं, नंबर कोड मौजूद है। उसके बाद एक्सेस अलार्म, ठीक है, यानी कि कोई भी आइकन आपको चाहिए, आप वेबसाइट पर में लगाना चाहते हैं, एक लंबी लिस्ट है इनकी, ठीक है। ये देखिए, एरो फॉरवर्ड, फर्ज करें आपने कोई आइकन सर्च करना है, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे आके लिखेंगे एरो, तो वो आपको नीचे देखो एरो के साइन फाइंड करके दे देता है आसानी से, जो जो एरो के से रिलेटेड है वो सारे उसने आपको निकाल के दे दिए। फर्ज करें आप इधर लिखते हैं हार्ट, अगर गूगल में इस तरह की कोई चीज़ हुई, नहीं, वो हार्ट के नाम से उनके इसमें कोई भी नहीं है, उनमें के फेवरेट के नाम से मौजूद है, ठीक है, उनकी लाइब्रेरी में फेवरेट के नाम से और फेवरेट बॉर्डर के नाम से मौजूद है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ इस टेक्स्ट को कॉपी करना है, और इधर हम जाके लगा देंगे फेवरेट बॉर्डर, तो ये देखेंगे बॉर्डर वाला आ गया,
ठीक है, ये आइकन रेफरेंस में मिलना है ये चीज आपको। ठीक है, इस चीज को बुक मार्क कर लीजिएगा। और ये निकलना किधर से है, ये आपको वैसे सीएसएस में नहीं नजर आ रहा होगा, सीएसएस की लिस्ट में जब हम पढ़ रहे थे ना, ये सीएसएस में नहीं था। जब आप इस पेज के बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे तो आपको आइकन ट्यूटोरियल के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। आपने आइकन ट्यूटोरियल की लिंक पे जाना है, इधर आपको आइकन्स रेफरेंस, ये लेफ्ट साइड पे, इस रेफरेंस के अंदर जाकर आप आइकन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर बूटस्ट्रैप के आइकन यूज करना चाहेंगे तो बूटस्ट्रैप के आइकन यूज कर लें। फॉन्ट ऑसम के आइकन यूज करना चाहेंगे, फॉन्ट ऑसम यूज कर लें। फॉन्ट ऑसम 4 तक यूज करना बहुत आसान था। ठीक है, आप सिंपली जिस तरह गूगल के फॉन्ट्स आपने लिंक कर दिए है ना, ये स्टाइल शीट लिंक कर दी, इसी तरह फॉन्ट ऑसम 4 तक कर सकते थे। लेकिन फॉन्ट ऑसम 5 में वो क्या कहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे आके पहले अकाउंट बनाओ, वहां से अपने लिए एक एपीआई की लो, फिर उसको यूज करना है आपने। तो वो थोड़ा सा एक्सटेंसिव काम है और डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी रीड करनी पड़ेगी। ये ऐसा क्यों करते हैं कि नहीं, ये देखिए अभी बल्कि आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कि वो आप उनके प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म को फर्ज करें आपने उनके यूज करना शुरू कर दिया, वो आपको कुछ सर्विसेज फ्री में दे रहे होंगे। जब आपने एक मरतबा यूज करना शुरू कर दिया है ना उनके प्लेटफॉर्म को, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी, इनके पास और भी चीजें अच्छी हैं। आपने उनको यूज किया हुआ है, आप यूज टू हैं, आपको उनकी सर्विसेज अच्छी लग रही हैं अब। ठीक है, फिर आपने कहना है कि यार चलो इनके जो पेड सर्विस है ना उसके लिए कुछ पैसे दे के वो भी हम इस्तेमाल कर ही लेते हैं। हाँ ठीक है, यानी कि यूजर को अपना बनाना मेन मकसद है। हाँ, फ्री सर्विस किस तरह दे सकते हैं, उनके अपने को वो एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक या तो फिर इस तरह है ना कि क्या कहते हैं, पीछे से कोई बंदा वो कर रहा हो, इनकी चैरिटी या डोनेशन, या फिर ओपन एआई उसको क्या कहते हैं, मार्क, वो क्या कहते हैं, ओपन एआई को वो कर रहा है, टेस्ट क्या नाम है उसका, नहीं, एलन मस्क। ठीक है, वो इस तरह ओपन एआई जैसी सर्विसेज को वो बैक करते हैं फिर। ठीक है, ओपन एआई ये पूरी जो कम्युनिटी है, इसको पीछे टेस्ला कंपनी बैक कर रही है, एलन मस्क की। ठीक है, अगर उनमें जितने भी डेवलपर बैठे हैं, जो भी लोग काम करने वाले हैं, उनको सिर्फ पैसे आ रहे हैं, वो अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, वो फ्री सर्विस भी अगर दे रहे हैं ना, तो जो भी वो फ्री सर्विस देते हैं और उनकी बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज भी हैं और बिल्कुल ओपन है, फ्री है बिल्कुल। वो फ्री क्यों चल रही हैं, क्योंकि उनके बैक में फिर पार्टियां बैठी हुई हैं, और पार्टियां कोई छोटी मोटी पार्टियां नहीं बैठी, फिर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां बैठी हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक के पीछे बैठा हुआ है, एक के पीछे स्पेसएक्स का बानी बैठा हुआ है, किसी के पीछे फेसबुक का बानी बैठा होगा। उनको एक जगह से बहुत सारी अर्निंग आ रही है, जिसकी वजह से उनको कोई इश्यूज नहीं बनते, तो इस वजह से बहुत सारी सर्विसेज वो फ्री में भी देते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं। क्लियर है आइकन्स? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, उसी के फॉन्ट नजर आएंगे बाकी, क्योंकि फिर अगर तो हम उसको ना करें तो एक बहुत ही बड़ी लिस्ट नीचे नजर आ रही होगी, बूटस्ट्रैप 5 के भी नजर आ रहे हैं, फॉन्ट ऑसम 5 के भी नजर आ रहे हैं, फॉन्ट ऑसम 4 के भी नजर आ रहे हैं, बूटस्ट्रैप के भी नजर आ रहे हैं, तो भी इतनी लंबी लिस्ट में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद अच्छा लगा तो लिया, आप इसको कलर भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहे कलर कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं आइकन्स को आप जिस तरह चाहे कलर करें, जिस तरह चाहे फॉन्ट का साइज इंक्रीज करें, जो मर्जी आप करें। ये फिर आपके पास बहुत सारी यानी कि इसके लिए वो है, जो जो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करके ये कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड को चेंज करें, ठीक है, सर्कल बना दें, बॉर्डर लगा दें इनके पीछे, जो करना चाहें आप कर सकते हैं।
क्लियर है? अच्छा, CSS लिंक्स देखते हैं। CSS में लिंक्स के लिए हम किस तरह लिंक के साथ खेल सकते हैं। एंकर लिंक पढ़ा है ना हमने HTML में। अच्छा, वो कहता है विद CSS लिंक्स कैन बी स्टाइल्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। CSS के साथ हम लिंक को बहुत से तरीकों से क्या कहते हैं स्टाइल कर सकते हैं। जिस तरह फर्ज करें ये एक लिंक था, हमने इसको ये डिफॉल्ट होता है लेकिन हमने इसके कलर को चेंज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे उसने उसी लिंक को पहले से कलर चेंज किया हुआ है और बाय डिफॉल्ट उसने उसको चेंज करके पहले तो अंडरलाइन नहीं आ रहा, लेकिन जब माउस लेकर जा रहे हैं फिर अंडरलाइन हो जाता है। हम उस लिंक को बटन की तरह का बना सकते हैं। ठीक है, CSS की मदद से इस तरह के हॉवरेबल बटन बना सकते हैं। वो किस तरह बनाएंगे वो आगे पढ़ लेते हैं अभी। अच्छा, इसमें लिंक्स कैन बी स्टाइल्ड विद एनी CSS प्रॉपर्टी। लिंक्स जो है उन पे किसी भी किस्म की CSS प्रॉपर्टी वो कहते हैं इम्प्लीमेंट की जा सकती है। जिस तरह कलर, फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, लिंक्स पे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड उसका चेंज कर दें, उसके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर दें, ये जो भी अभी हमने चीजें पीछे पढ़ी हैं। ठीक है, अब हम उन्हीं चीजों को यूज करके आगे मजीद चीजों को चेंज करना सीखेंगे। टेबल हो जाए या फिर फॉर्म फॉर्म आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएंगी। हम जो चीजें पहले पढ़ चुके हैं उनको इस्तेमाल करके अब हम दूसरी चीजें करना सीखेंगे। इन एडिशन लिंक्स कैन स्टाइल डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेट दे आर इन। इनके साथ साथ वो कहता है कि लिंक इस टाइम किस स्टेट में मौजूद है उसके हिसाब से भी हम उनकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। किस स्टेट में मौजूद है मतलब फर्स्ट करें लिंक की इसने 4 स्टेट्स बता दी हैं। एक बाय डिफॉल्ट लिंक के बाय डिफॉल्ट लिंक किस तरह का दिखना चाहिए। दूसरे नंबर पे उसने जब वो लिंक विजिट किया जा चुका हो, फर्ज करें जब आपने एक मतलब क्लिक करके विजिट कर लिया उस वेब पेज को, तो उसके बाद वो लिंक किस तरह का डिस्प्ले होना चाहिए उसके हिसाब से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे वो कहता है कि लिंक जब आप उसके ऊपर माउस लेकर जाएं, होवर करें लिंक को, तो फिर उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। आप उसको उसके हिसाब से एक अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे एक्टिव लिंक, जिस टाइम आपने उस बटन पे क्लिक किया हो उस टाइम उसकी स्टाइलिंग कैसी हो, हम इस चीज को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव जब है उस टाइम, जब क्लिक जिस टाइम किया हुआ है एक्टिव है। ये दो अलग अलग स्टेट बनती है। जी हाँ, वो बिल्कुल वो लिंक बन जाएगा दोबारा से। अच्छा, अब ये देखें, इसने नीचे एक लिंक लगाया हुआ है ए हाइपरलिंक रेफरेंस डिफॉल्ट डॉट ASP। ठीक है, ये वाला एक लिंक है। ठीक है, सिर्फ ये एक लिंक है। इसने कहा कि बाय डिफॉल्ट इस लिंक का कलर क्या होना चाहिए, रेड। लेकिन इस टाइम ये क्या शो हो रहा है, ग्रीन। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको विजिट किया हुआ है पहले से। अगर मैंने ना विजिट किया होता तो फिर इसने रेड ही शो होना था। ठीक है, मैंने इस लिंक को एक मतलब पहले से विजिट किया हुआ है, इस वजह से ये ग्रीन डिस्प्ले हो रहा है। और उसके बाद ये इसकी मैंने एक नीचे हॉवर में, ये जब इस पे माउस में लेकर जाता हूँ, एक मिनट, जब मैं इस पे माउस लेकर जाता हूँ तब उसका कलर क्या होना चाहिए। उसके लिए देखें इस क्या लिखा हुआ है, हॉट पिंक। तो देखें जैसे ही मैं इस पे लेकर जाता हूँ तो अब ये हॉट पिंक हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पे ब्लू कलर, किस टाइम ये हो रहा है, जब ये एक्टिव होगा बटन। बटन एक्टिव किस टाइम होता है, जब इस पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये लिंक जब एक मरतबा ये चीज विजिट हो गई है तो फिर वो विजिटेड ही है। ठीक है, अब वो दोबारा से लिंक नहीं, वो पेज चाहे तो रिफ्रेश कर दें। वो एक मरतबा हमने विजिट कर लिया ना, ये हमारे ब्राउजर में अब ये चीज सेव है, ब्राउजर की हिस्ट्री में ये चीज सेव है। या तो हम इसको ब्राउजर की हिस्ट्री से निकाल दें। इसका दूसरा तरीका मैं भी आपको बोले करके दिखा देता हूँ।
हम कोई किसी ऐसे पेज का लिंक यहाँ पे डाल देते हैं जो हमने विजिट नहीं किया अब तक। हमने फर्ज करें अभी तक मैंने यहाँ पे सी शार्प को मुमकिन है विजिट ना किया हो कभी जिंदगी में, ठीक है, तो मैं इसका लिंक यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। जिस वेबसाइट पे कभी, हाँ ये देखें, अभी तक मैंने इस पेज को कभी भी विजिट नहीं किया, ठीक है, तो ये क्या शो करवा रहा है, रेड। जब मैंने फर्ज करें इसको एक मरतबा अगर क्लिक कर लिया, देखिए मैंने जब इसको ओपन कर दिया तो अब ये क्या बन चुका है, अब ये ग्रीन बन चुका है क्योंकि ये विजिटेड हो गया। जी अच्छा, हाँ तो बस ये 4 स्टेट हैं जिनके हिसाब से हम किसी भी लिंक को कलर कर सकते हैं। अब इस टाइम क्या कहते हैं, इसके अगर हम बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहें विजिटेड पे, फर्ज करें मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ से ही बैकग्राउंड जो है इसका ऑरेंज हो जाए, नहीं इस पे नहीं, जब मैं इस पे माउस लेकर जाऊं तो देखें अब जब तक ये विजिटेड है या फिर लिंक बना हुआ है तब तक इसका बैकग्राउंड चेंज नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही इस पे माउस लेकर जाऊंगा इसका बैकग्राउंड भी ऑरेंज हो गया, बैकग्राउंड ऑरेंज और कलर जो है वो भी चेंज है, ठीक है। तो इस तरह हम हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग लिंक को स्टाइल कर सकते हैं। क्लियर है? जी आपका क्वेश्चन। जी 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 डेल कर दिया, वो दोबारा से लिंक बन जाएगा फिर, यानी कि हिस्ट्री से खत्म हो गया ना, ये ब्राउजर के कैशे से हमने अगर रिमूव कर दिया। जी, बिल्कुल, ये ब्राउजर की हिस्ट्री से ये करता है काम सारा। मैं ब्राउजर की हिस्ट्री में लेकिन करूंगा नहीं। मेरे पास यानी कि बहुत सारी चीजें, जी जी। यानी कि वैसे ही मैंने किया। ब्राउजर की हिस्ट्री से आप अगर डिलीट कर दें तो खत्म हो जाएगी चीज, वो दोबारा से एज अ लिंक बन जाएगा। अच्छा उसके बाद व्हेन सेटिंग द स्टाइल फॉर सेवरल लिंक स्टेट्स देयर आर सम ऑर्डर रूल्स, कि ठीक है वो कहता है कि कुछ ऑर्डर भी हैं कि किस तरह से हमने इसको लिखना है ब्राउजर के। ये ब्राउजर ने यानी कि ये हम नहीं कोड कर रहे, ये ब्राउजर के अपनी जो कोडिंग लिखी हुई है ये उस हिसाब से काम कर रही है, ब्राउजर ने क्या कोड लिखा हुआ है ब्राउजर बनाने के लिए, ठीक है, तो वो उसके पीछे वर्क हो। अच्छा अब वो कहता है कि ए कॉलन हावर, जो ये वाली स्टेट है, मस्ट कम आफ्टर ए लिंक एंड ए विजिटेड। ये हावर की जो हमने सुडो क्लास लिखी, क्लास ये दे दी है, ये कब हमने लिखनी है, आफ्टर लिंक एंड विजिटेड। यहाँ पे भी देखें इसने ऐसे ही किया है ना कि ए लिंक इसने पहले लिख दिया, उसके बाद विजिटेड वाले सेकंड नंबर पे आ गई, हावर वाली तीसरे नंबर पे आ गई, तो ये इसका उसने रूल नीचे डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद वो कहता है ए एक्टिव मस्ट कम आफ्टर ए आवर, उसके बाद जो एक्टिव जो है ये फिर आवर के बाद हम लिखेंगे चौथे नंबर पे, ठीक है। ये उसने रूल लिख दिए हैं, लेकिन टेस्ट कर अगर हम एक्सपेरिमेंट जब कर रहे होंगे ना तो मुमकिन है ये इस तरह वर्क ना भी कर रही हो, ठीक है। वो ब्राउजर के रूल तो इस तरह के बने हुए हैं, लेकिन फर्ज करें जब ये ब्राउजर जिन्होंने बनाया है क्रोम, उनके डेवलपर वो कहते हैं कि नहीं असि नहीं रूल नू मनना, वो अपनी कोडिंग को जिस तरह से कर दें, तो ये फिर उन पे बेस करती है। बहरहाल ये जो ऑफिशियल रूल्स है ना वो ये वाले रूल्स हैं सीएसएस के। नहीं यही तो इन्होंने प्रेसिडेंसी लिख दिया कि किस तरह से हमने करनी है, ये रूल बना दिए। हमने क्यों करना है, अगर हमारे पास एक रूल है तो हम उसे वो कर फॉलो कर लेते हैं, वो बेहतर है। बाकी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करने को तो यानी कि हम किसी भी तरह से कर सकते हैं।
हो गई थी। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन, ये भी इसमें ही आ रहा है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, द टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज टू रिमूव अंडरलाइंस फ्रॉम लिंक्स। ठीक है, वो जो कल मैंने आपको कल ही करके ये चीज दिखा दी थी कि ठीक है, अगर तो हम अपने लिंक्स में बाय डिफॉल्ट लिंक के नीचे एक लाइन लगी होती है, तो अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दें तो वो चीज़ रिमूव हो जाती है। तो चारों फेसेस के लिए उसने करके दिखा दिया क्या होनी चाहिए। हॉवर पे वो शो करवा रहा है कि अंडरलाइन शो करवाए, और बाय डिफॉल्ट जो लिंक है उस पर शो नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज करके हम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले से करके दिखा दिया है। लिंक को बटन किस तरह बना सकते हैं, उसके लिए उसने कुछ जो पहले हमने चीज़ें पढ़ ली हैं उसको यूज़ करते हुए उसने बटन बनाना सिखा दिया है। अच्छा, अब ये बटन इसने किस तरह बना दिया है, ये फर्ज करें लिंक और विजिटेड पे इसने क्या किया, एक बैकग्राउंड का कलर भी लगा दिया। बैकग्राउंड का कलर कौन सा लगा दिया, रेड कलर लगा दिया। टेक्स्ट कलर इस पे वाइट दे दिया। ठीक है, उसके बाद इसने इसको पैडिंग दे दी 14 पिक्सल। 14 पिक्सल टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट 25 पिक्सल। ठीक है, तो ये 14 पिक्सल ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट पे 25 पिक्सल आ गया। टेक्स्ट लाइन उसने इसका सेंटर कर दिया। ठीक है, ये टेक्स्ट लाइन ना भी देता तब भी इसने इस तरह के डिस्प्ले बना था। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने टेक्स्ट लाइन सेंटर, क्योंकि फर्ज करें ना, ये कंटेंट जो भी सेंटर में हुआ है वो पैडिंग की वजह से ही हुआ है। हमने इसमें विथ कुछ भी नहीं दिया होगा इसको। अगर हम विथ देकर करना चाहते हैं फिर ये टेक्स्ट लाइन जरूरी था। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन इसने इसका नन कर दिया। अगर ये नन ना करता तो यहाँ पे हमें एक अंडरलाइन भी शो होता। ठीक है, तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन जब नन करेंगे तो अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता है कि अगर हम मार्जिन देना चाहते हैं अपने किसी बॉक्स को। अच्छा, इसके बारे में आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये डिस्प्ले अभी आगे जाके हमारे पास आ जाएगा डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो हम बाद में जाके इसको सीखेंगे। लेकिन एक चीज़ अभी, अगर तो मैं डिस्प्ले यहाँ पे कर दूँ तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। इसके बाद इस पे हम मार्जिन टॉप 15 पिक्सल अगर तो इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करें तब ये चीज़ वर्क कर रही होगी। ये मार्जिन क्यों नहीं वर्क कर रहा, बाय डिफॉल्ट किसी भी इन एंकर लिंक जो है ना, ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट होता है, और पैराग्राफ या H1 इस तरह के एलिमेंट हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। मार्जिन जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए है। हाँ, ठीक है, उस टाइम या फिर इसको हमने अब जब डिस्प्ले के साथ ना मैंने इसको क्या बताया कि ये इनलाइन ब्लॉक की भी इसमें कुछ खसूसियात मिल जाए। हाँ, तो इसको ब्लॉक, जब मैंने इसको ब्लॉक बना दिया तो उसके बाद देखें ये मार्जिन भी हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये मार्जिन टॉप वर्क इस तरह से ही सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि ये अब ब्लॉक लेवल की भी कुछ खसूसियात इसमें आ गई हैं, फीचर्स आ गए हैं इसमें। क्लियर है? ये टैग को रख दें। हाँ, तब भी जी 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 बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। फर्ज करें अगर मैं इसको यहाँ पे टीम में रख देता तो इसमें ना एक टैग लिखना बड़ा मुश्किल है। वो टैग नहीं, सजेशन नहीं देखता वो, या पूरा वो लिखना पड़ता है, जबकि वो हम जब यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड उसमें हमारे पास बने बनाए आ जाते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें ये चीज आ गई है और मैं इसको डिस्प्ले नन खत्म कर देता हूँ, इनलाइन ब्लॉक खत्म कर देता हूँ, तो मार्जिन वर्क नहीं कर रहा होगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, डिव को लेदर से यहाँ पे स्टाइल करके, ठीक है, क्लास देके डिव को मार्जिन दे सकते हैं ताकि वो डिव ऊपर से नीचे आ जाए। ठीक है, तो यानी कि ये लॉजिक जो है ये फिर आपने खुद से डिफाइन करनी है। ठीक है, अब ये बाकी सारी चीजें जो है ना, ये फिर दिमाग का खेल है। जब आपको बेसिक समझ आ गई है ना कि आप किस तरह खेल सकते हैं, तो बाकी ये सारी चीजें दिमाग पे डिपेंड करती है।
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल लिंक तो है ही इनलाइन एलिमेंट। क्लियर है। उसके बाद मजीद एग्जांपल वगैरह आप कुछ देखना चाहें तो आप बाद में जाके खुद से देख लेंगे, बस बाकी ठीक है। अच्छा ये चीज़ है कर्सर, कर्सर हम देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे ये सिर्फ इसने और एग्जांपल्स दी हुई हैं कि किस तरह आप लिंक को खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। कि किस तरह आप किसी चीज़ के जब लेकर जाएं तो आप उसको किसी भी चीज़ को बड़ा कर दें, उसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर दें, किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने चीज़ें पहले सीख ली हैं, ठीक है, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ उसमें दी हुई है, अगर आप क्या-क्या करना चाहते हैं, वो उसने करके दिखाई हुई हैं चीज़ें। अच्छा ये चीज़ है, कुछ वो बता रहा है कि मोस्टली जो है ना लिंक्स, वो कहता है कि उसके कर्सर चेंज हो जाते हैं। कर्सर किस तरह के, फ़र्ज़ करें कई लिंक ऐसे मिलेंगे जिसमें आप लेकर माउस लेकर जाएँ, तो आपका कर्सर जो है वो चेंज हो जाता है। कर्सर मीन्स माउस का पॉइंटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कर्सर ये ऑटो या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होती है या फिर ऑटो पे सेट होगी। अब अगर आप क्रॉस हेयर कर दें तो आपके पास इस तरह का स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। कर्सर क्रॉस हेयर सीएसएस में जाके आप कर दें, किसी भी एलिमेंट पे कर दें, तो जैसे ही आप उस पे माउस लेकर जाएंगे तो आपका कर्सर चेंज नजर आएगा, और आपको किस तरह का कर्सर चाहिए वो आप यहाँ से उसकी वैल्यू देकर सिलेक्ट कर सकते हैं। रीसाइज का, हेल्प का, नहीं जो ऑप्शंस मौजूद हैं वही कर सकते हैं। ये पॉइंटर, प्रोग्रेस, टेक्स्ट, डब्ल्यू रीसाइज, वेट, इस तरह की चीज़ें। और एक है कि आपने देखा होगा वो लिंक पे, लिंक पे जो चीज़ होती है वो है पॉइंटर, पॉइंटर। ये मैंने किस पे किया, क्रॉस हेयर पे। अब देखिए मैं क्रॉस हेयर पे लेके जाता हूँ तो ये पॉइंटर आ गया, रन के ऊपर। हाँ ये तो यानी कि लिंक के ऊपर बाय डिफॉल्ट ये चीज़ ही लगी होती है। क्लियर। चलिए लिंक्स का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। लिस्ट्स। अच्छा 1 मिनट रह गया सिर्फ अजान होने में, 3:54 हो गए। 55 में अजान हो जाएगी, तो अब अजान का ठीक है, पहले सुन लें उसके बाद ही करते हैं, तो पॉज कर देते हैं। अच्छा लिस्ट वाला मैंने भी आपको बताया कि ये मिस हो गया, वो जो हमने कर लिया था, ठीक है। रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा लेकिन आपने कवर कर लिया, तो क्योंकि ना मेरी कोशिश ये थी कि ये जितनी भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, इसकी पूरी सीरीज बन जाए, ताकि ताकि आपको अगर कल को भी दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ती है, रिवाइज कर सकें। तो इस वजह से मेरी कोशिश थी जितने भी टॉपिक्स हैं सारे ही हो जाएं रिकॉर्ड, लेकिन ये मिस हो गया। कोई बात नहीं, ये कर लेंगे छोटा सा टॉपिक। टेबल्स, टेबल्स को देखते हैं अब। अच्छा ये इमोजी डीबी से हम क्या करते हैं, यहाँ से इमोजीज ले लेंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि ना ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है अभी, अब हो गई है, तो अब यानी कि ये इमोजी डीबी भी हम यूज़ कर रहे थे ये लिस्ट में, तो अब यानी कि आपको वेबसाइट भी नजर, ये आपके सामने जो स्क्रीन है, यूआरएल वगैरह जितने भी ओपन होते हैं यहाँ पे, वो सारे भी आ ही रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ये मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, तो ये आपको मिल जाएगी वेबसाइट भी, इमोजी डीबी। है टेबल्स, सीएसएस एचटीएमएल में जो हमने टेबल बनाए थे उनको स्टाइल करने के लिए, यानी कि सीएसएस से स्टाइल किस तरह करना है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जब टेबल को बॉर्डर किस तरह देंगे, उसके लिए सीएसएस की बॉर्डर की प्रॉपर्टी ये हमने पहले पढ़ी हुई है, पहले पढ़ी हुई है ना, ठीक है। एचटीएम नहीं,
सीएसएस में भी पड़ी हुई ना ये बैग, ये बॉर्डर जो है, ठीक है। तो ये हम बॉर्डर को, अच्छा इसमें किस तरह देते हैं अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा अगर तो हम नहीं लगाते, सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हम सीएसएस से नहीं लगाते तो टेबल में किस तरह का डिस्प्ले होता है। वो बाय डिफॉल्ट इस तरह का डिस्प्ले हो रहा होता है। अगर हम एचटीएमएल से सिर्फ टेबल बना लेते हैं तो हमें इस तरह का डिस्प्ले होता है। हमने जो बॉर्डर लगाना है वो एक तो हमने टेबल को टारगेट करना है, उसके बाद टेबल हेड को और टेबल डाटा। ठीक है, डाटा के जो कॉलम्स हैं उनको स्टाइल करके बॉर्डर सारों को लगाना है। ठीक है, ये देखिए मैंने तीनों चीज़ों को यहाँ पे टारगेट किया। अगर हम सिर्फ टेबल को करेंगे तो फिर हमारे पास सिर्फ एक बॉर्डर लगेगा इस तरह से अराउंड द टेबल। ठीक है, लेकिन हमने डाटा कॉलम्स जो है अंदर, अगर उसको भी साथ करना है तो उसके लिए टीएच और टीडी, टेबल है टेबल डाटा, हम उसको दे देंगे। तो ये हमारे पास हर सेल को एक अलग से नजर आ रहा होगा कि हर सेल की एक अलग से वैल्यू मौजूद है। ठीक है। अच्छा, टेबल की विड्थ किस तरह देंगे, वो विड्थ की प्रॉपर्टी यूज करके, कि अगर विड्थ 100% कर देंगे तो टेबल की विड्थ ये 100% सेट हो जाती है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये डबल बॉर्डर शो होते हैं जब हम वो दे दें तो, जिस तरह यहाँ पे हमने दिया ना टेबल, टेबल हेडिंग, टेबल डाटा। ठीक है, तो ये डबल डबल बॉर्डर शो हो रहे हैं, एक टेबल के लिए और एक उसके। तो हर कॉलम के लिए भी एक अलग से अंदर शो हो रही हैं। तो अगर हमने उस बॉर्डर को कोलैप्स करना है, डबल बॉर्डर हम नहीं चाहते कि डबल बॉर्डर नजर आए, तो उसके लिए हमें सीएसएस में बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी दी गई है। ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स आगे कोलैप्स कर देंगे। जब हमने बॉर्डर कोलैप्स कर दिया तो फिर हमारे पास सिंपल एक बॉर्डर ही नजर आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह लाइन नजर आ रही है। अगर हम बॉर्डर कोलैप्स ना यूज करें तो फिर ये इस तरह से चीज नजर आ रही है। हमने कहा कि बॉर्डर जो है उसको कोलैप्स कर दो, तभी बॉर्डर कोलैप्स हो गए। ठीक है, आपस में जुड़ गए हैं। अच्छा, इफ यू ओनली वांट अ बॉर्डर अराउंड द टेबल ओनली स्पेसिफाई द बॉर्डर प्रॉपर्टी फॉर टेबल। वो कहता है कि अगर तो आपको सिर्फ एक बॉर्डर चाहिए अराउंड द टेबल, ठीक है, फिर वो कहता है कि सिर्फ टेबल के एलिमेंट को ही बॉर्डर दो, फिर टेबल हेडिंग और टेबल डाटा को देने की जरूरत नहीं है। चलिए, टेबल साइज के लिए हम विथ एंड हाइट के साथ, ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टीज पहले ही पढ़ी है, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के विथ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह ये हम पे प्रश्न बताया कि अगर तो हम विथ 100% कर देंगे तो ये इसके पेरेंट एलिमेंट जो भी है जहाँ पे टेबल डाला गया है उसके 100% तक ये शो होगा। उसके बाद उसने दूसरे नंबर पे टेबल हेडिंग को हाइट 70 पिक्सल दे दिया, तो ये ऊपर वाली हेडिंग जो है, ठीक है, ये 70 पिक्सल की अब इस तरह का डिस्प्ले हो रहा है, हाइट उसकी बढ़ा दी हमने। ठीक है, विथ जो है ये हमने 100% कर दी टेबल की। टेबल हेडिंग का जो कॉलम था, सेक्शन था, हमने हाइट सिर्फ इस चीज को बढ़ाई है, टेबल हेड, हमने टेबल को सिलेक्ट करके उसकी विथ दी ना। ठीक है, टेबल की विथ। अच्छा, अब आपने कुछ चीजें नोट करनी है यहाँ पर, ये बहुत जरूरी है कि आप बॉर्डर किन किन चीजों को आपने देना है। एक तो टेबल को देना है, दूसरा टेबल की हेडिंग को भी देना है, और तीसरा टेबल के डाटा को भी दे रहे हैं। विथ जो है वो सिर्फ आप बॉर्डर की कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, विथ ये एक मर्तबा ही हम टेबल की विथ को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये हम अलग से विथ 100% सारों की कर देंगे तो ये चीज ठीक नहीं है। अब यार ये बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी ये भी हम टेबल को ही दे रहे हैं कि टेबल के अंदर के बॉर्डर जितने भी हैं उनको कोलैप्स कर दो। ये टेबल हेडिंग और टेबल डाटा को नहीं देने हमने। उसके बाद हाइट जो है अब ये हम सिर्फ टेबल हेडिंग की बढ़ा रहे हैं।
हम टेबल डाटा की नहीं बढ़ा रहे, यानी कि जो दूसरे नीचे वाले सेल हैं हम उसकी हाइट को नहीं बढ़ा रहे, यानी कि उसको हम वो कर रहे हैं मोर एक्सपोज, यानी कि मोर एक्सपोज कर रहे हैं कि ठीक है वाज़ेह हो जाए एक चीज़ की ये हेडिंग है हमारे पास और बाकी नीचे डाटा सिर्फ। तो इसके लिए हमारे पास ये अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। अगर टेबल की विड्थ को 50% कर देंगे तो ये पेरेंट एलिमेंट का, ठीक है, ये पेरेंट एलिमेंट इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये 50% उसका कंटेन कर रहा है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद टेबल अलाइनमेंट। टेबल में डाटा को अलाइन किस तरह करना है, उसके लिए सीएसएस की हमारे पास जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन की, हम उसको यूज करते हुए, यानी कि फर्ज करें बाय डिफॉल्ट टेबल हेडिंग का कंटेंट वो सेंटर में डिस्प्ले होता है टीएच का, ठीक है। अगर हम टेबल डाटा टीडी के कंटेंट को भी सेंटर में लेकर आना चाहते हैं फिर हमने क्या करना है, टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी यूज करनी है, टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी। और अगर टेबल हेडिंग के कंटेंट को हम लेफ्ट पे लेकर जाना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट वो चीज सेंटर में है, तो अगर हम उसको अब लेफ्ट पे लेकर आना चाहते हैं तो हमने क्या किया, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद वर्टिकल लाइन, हम टेबल डाटा के अंदर जो कंटेंट मौजूद है उसको वर्टिकली किस तरह अलाइन करना चाहते हैं, बॉटम पे रखना चाहते हैं, मिडल में रखना चाहते हैं या फिर टॉप पे रखना चाहते हैं। तो इसके लिए 3 वैल्यूज मौजूद हैं वर्टिकल अलाइन के साथ, बॉटम, मिडल और टॉप। टेबल को लाइन में क्या? टेबल को लाइन में टेबल डाटा को करेंगे ना, ये टेबल डाटा को हमने किया, हाइट इसकी बढ़ा के, अभी आपको ये देखिए टेबल को अलाइन करें मतलब इसके कंटेंट को अलाइन करें। अभी तो वो पूरा ऑक्युपाई कर रहा है ना 100%। 100% अगर वो हो 50% होगा 50% सेंटर में 50 टेबल तो उसको तो हम, टेबल को प्रॉपर्टी दे देंगे। उसको तो हमने करना सीखा हुआ है, आपको याद होगा मार्जिन ऑटो के साथ, वो आपको याद है ना कि हम मार्जिन लेफ्ट और राइट ऑटो कर दें। फर्ज करें यहाँ पे टेबल को हमने विथ दे दी, फर्ज करें 50%, करके दिखा देते हैं, टाइम तो उसमें ज़्यादा लगना नहीं है। फर्ज करें ये 50% विथ है, ठीक है। हम इसे कहते हैं मार्जिन, टॉप बॉटम से 0, टॉप बॉटम से मार्जिन ना ले और लेफ्ट राइट से ऑटो ऑटो ले ले, तो ये टेबल सेंटर में आ गया हमारा। अच्छा, ये ऑटो यानी कि ऑटोमेटिकली लेफ्ट से सारी स्पेस ग्रैब कर ले और ऑटोमेटिकली राइट से, ठीक है, दोनों से स्पेस ग्रैब। अगर मैं फर्ज करें इसे कहता हूँ कि जस्ट ऐसे कह लें, फर्ज करें मैं ऐसे कहता हूँ कि मार्जिन लेफ्ट ऑटो, फिर इसने क्या करना है, विथ हमारे पास कितनी आ गई है 50%। फर्ज करें सबसे पहले देखें विथ हमारे पास 50% है। अब अगर मैं इसको कहता हूँ मार्जिन लेफ्ट से ऑटो कर दे, तो इसने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे जितनी भी स्पेस बनती है तो उसने ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई कर लेना है और उसको राइट साइड पे ले जाना है। जब हमने कहा कि नहीं सिर्फ लेफ्ट पे नहीं, आप इसको राइट साइड से भी ऑटो करो, तो उसने दोनों से के दरमियान से यानी कि स्पेसेस वो करके उसको डिवाइड कर देना है दो पे, तो लेफ्ट साइड पे आधी इंसर्ट कर दी और राइट साइड पे आधी इंसर्ट कर दी। वो से आपने प्लॉट अभी प्लॉट प्रॉपर्टी भी एक पढ़नी है, ये प्लॉट से भी हो सकता है। ये फ्लोट से लेफ्ट राइट करेंगे अब, जी करेंगे, लेकिन फ्लोट एक अलग चीज है, उसे ये वाला काम हम नहीं लेते। ये वाला काम हम मार्जिन के साथ ही करेंगे। फ्लोट ना क्या कहते हैं, चीज़ों को वो कर देता है, बहुत ज़्यादा उनमें इश्यूज क्रिएट कर देता है। पहले फ्लोट यूज होता था, अब सीएसएस में फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज करने से डेवलपर बचते हैं, उससे उनका लेआउट खराब हो जाता है। फिर उसकी वजह से अब हम सीएसएस की जो प्रॉपर्टीज न्यू आई हैं 3 में फ्लेक्स बॉक्स की, अब वो यूज की जाती हैं, फिर इस वजह से ही कि 2 में जिन चीज़ों से मुश्किलात थी तो सीएसएस 3 में कुछ नई चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं ताकि वो 2 वाली चीज़ों को अब यूज़ ना किया जाए, लेकिन फिर भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे इसे।
ठीक है, वर्टिकली लाइन का लग गया पता। जैसे ये बॉटम में था, अगर मिडिल करेंगे तो इस जगह पे आ रहेगा कंटेंट, टॉप करेंगे तो इस जगह पे शो होगा। अभी ये वर्टिकल लाइन अगर मैं टॉप में कर दूं, ये हमने करके देखा था वैसे, अभी नहीं कर किया था, देखिए टॉप में किया तो इस जगह पे आ गया। अगर इसी चीज को मैं मिडल कर दूं तो ये मिडल। अच्छा, आपने एक चीज में देखना है, ये मैंने सेंटर नहीं किया, ये मैंने मिडल किया। टेक्स्ट लाइन सेंटर होता है, ये चीज टॉप मिडल और बॉटम। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट सेंटर राइट। नहीं, फिर इस वो वैल्यू वर्क नहीं करेगी। ठीक है, नहीं लाइन हाइट से हम कर सकते हैं, लेकिन वो लाइन हाइट कितने पिक्सल देनी है वो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यानी कि अगर बिल्कुल मिडल में लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए तो बेस्ट प्रैक्टिस ही है हमारे पास। हाँ, फ्लेक्स बॉक्स भी है। हम एक ही काम बहुत सारी प्रॉपर्टी से यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं, लेकिन हमने देखना है कि बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है। हमारे पास जोन से रिसोर्सेज है ना, हम उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बेस्ट प्रैक्टिस हो। जो फर्दर हमारा कभी भी हम उसको मॉडिफाई करें, हमारे यूआई को चेंज ना हो। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है ना जिनको आपने पहले बताया, जैसे प्लॉट है, अगर उसको हम फर्दर अगेन कभी मॉडिफाई करें अपनी वेबसाइट को तो वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए फ्लेक्स बॉक्स फेस्ट क्रिएट फ्लेक्स, अब फ्लेक्स बॉक्स, उसके अलावा सीएसएस में इन्होंने ग्रिड भी निकाल दिया है, लेकिन हम जो डेवलपर्स हैं दोनों में से एक चीज को करते हैं कवर। ये सीएसएस ग्रिड भी है, ये एक न्यू मेथड आया है चीजों को लेआउट करने का। इससे पहले एक फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। कुछ कुछ डेवलपर्स ग्रिड यूज करते हैं, कुछ लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स से भी सारा, फ्लेक्स बॉक्स जब नहीं था तब भी सारा काम होता था। हाँ, अब जब गेमिंग गेमिंग वगैरह के लिए नहीं, अब ये फ्लेक्स बॉक्स यूज किया जाता है ज्यादा। लेकिन ग्रिड को भी यानी कि ये डेवलपर की अपनी ख्वाहिश के लिए है कि वो क्या चीज यूज करते हैं। तो या तो डेवलपर वो ग्रिड बॉक्स को पसंद करते हैं, कुछ डेवलपर्स फ्लेक्स बॉक्स को पसंद करते हैं। काम वही होगा, मेथड चेंज है अलग अलग। इधर से हम टैग टेबल की अलाइनमेंट, ठीक है, क्लियर है ये। टेबल स्टाइल, टेबल को मजीद किस तरह स्टाइल कर सकते हैं, वो कह रहा है टेबल को पैडिंग देके उसको मजीद खूबसूरत बनाया जा सकता है। और इसमें यानी कि ये बता रहा है, टू कंट्रोल द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द कंटेंट इन द टेबल यूज द पैडिंग प्रॉपर्टी ऑन टीडी एंड टीएच एलिमेंट्स। कि अब टीएच और टीडी में पैडिंग की प्रॉपर्टी अगर दें तो हम इसके दरमियान में बेहतर स्पेस दे सकते हैं और कंटेंट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो वो कंटेंट खूबसूरत लगेगा। ठीक है, बजाय वो कॉम्पैक्ट सा बहुत ज्यादा कंजस्टेड सा दिखने के, अगर हम पैडिंग दे दें तो ये चीज मजीद खूबसूरत नजर आएगी हमें। ऐसे ही है ना, तो टीएच और टीडी को उसने पैडिंग दे दी। उसके अलावा वो कहता है अगर हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स देने हैं सिर्फ, तो उसके लिए आप क्या करें, सिर्फ टीएच और टीडी को बॉर्डर बॉटम दे दें। ठीक है, टेबल को आपने बॉर्डर भी नहीं दिया, सिर्फ टीएच और टीडी को आपने बॉर्डर दिया, तो ये खूबसूरत दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है। ठीक है, इसको ट्राई इट योरसेल्फ में करेंगे तो आपको सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, कौन कौन सी चीजें इसने यूज की हैं ऐसा बनाने के लिए। एक तो उसने बॉर्डर कोलैप्स कर दिया है, अगर हम बॉर्डर कोलैप्स ना करें तो ये फिर कुछ इस तरह से दिखेगा, ये थोड़ी सी स्पेस आ रही, ये थोड़ी सी space इसमें आ गई। लेकिन अगर हम अपने बॉर्डर कोलैप्स कर दिए हैं तो फिर कलर ब्लैक कर दें, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल, ये ब्लैक 000। ठीक है, अब आपको नजर आएगा, ठीक से क्लियर नजर आएगा। ये बॉर्डर कोलैप्स जब हमने किया तो ये बॉर्डर कोलैप्स हो गया। ठीक है,
यानी कि वो खूबसूरत बनाने के तरीके बता रहे हैं कि किस-किस तरह से हम खूबसूरत बना सकते हैं अपने बॉर्डर को। होवरेबल टेबल, ठीक है? कि हम किसी भी रो में लेकर जाते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड कलर दे देंगे तो उसको, उसको बैकग्राउंड कलर ठीक तो है, एड्स हमने को और नहीं, ये हमने देखें उसने रो पे बताया दे कि हम रो को जी दे जी रहे हैं अब। ठीक है, रो पे उसने हम पूरी रो पे जैसे ही रो पे लेके जाते हैं तो हाँ ठीक जी है, उसके हॉवर होने पे ये हमने अभी ए हॉवर पढ़ा था ना जी जी कि ठीक है ये सूडो प्रॉपर्टी ये जब टेबल रो पे हॉवर होगा तो उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। बैकग्राउंड का कलर आपने कौन सा देना है वो आपकी मर्जी। क्लियर? जी सर अच्छा उसके बाद स्ट्राइप टेबल्स आपने अक्सर देखा होगा ज़ेब्रा की तरह के नजर आते हैं। ठीक है, एक लाइन एक रो को कलर दिया होगा दूसरी रो वाइट। वो किस तरह? उसने कहा कि टेबल रो उसके बाद उसने कॉलम दिया। अच्छा ये चीज जो है इस चीज को आप रट्टा लगा लें या कह लें कि ये सिर्फ ना टेबल के लिए ही यूज होती है। इसमें वो क्या कह रहा है कि nth चिल्ड्रन कौन से चिल्ड्रन जो इवन है। ठीक है, अब वो हर इवन रो को उसने क्या करना है बैकग्राउंड कलर दे देना है। ठीक है, ये 2 उसके बाद 4 इसके बाद जितनी भी रोज आएंगी इस तरह हर एक रो के बाद एक रो को वो बैकग्राउंड मिल जाएगा। हाँ, अगर आप ऑड को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर ये इस तरह से आप इसको कलर दे लें थोड़ा सा डार्क मजीद कर लें। आप इसे कर लें ए। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा डार्क हो गया। अब आपको पता लग रहा है कि ये पहला जो है इसको कलर नहीं है बैकग्राउंड, दूसरे को कलर मिला हुआ है, तीसरे को नहीं है, चौथे को मिला है, पांचवे को नहीं है, छठे छठी रो कोई आ जाती तो उसको भी मिल जाना था। और अगर इसी की जगह आप इवन की जगह ऑड यूज कर लें तो ये देखें पहली इस तरह से मिल गई है। पहले को तीसरे को पांचवें को सातवें को नौवें यानी कि इस तरह से। हाँ ये रो जितने भी आप बढ़ाते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आउट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने बहुत सारी रोज बना दी। ठीक है, हर एक रो के बाद दूसरी रो को बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। क्लियर? अच्छा तो कहता है कि द एग्जांपल बिलो स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर एंड टेक्सचर ऑफ द टीएच। सिर्फ हम टेबल हेडिंग को टीएच को हेडिंग को हमने बैकग्राउंड कलर इस तरह का दे दिया, बाकियों को नहीं किया। ठीक है, बाकियों पे हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाली स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट की हुई है। तो उसको आप अगर ओपन करके देखेंगे तो आपको पूरी यानी कि यहाँ पे कोड में मिसाल मिल जाएगी कि उसने ये किस तरह किया हुआ है। ठीक है, टेबल बॉर्डर कोलैप्स करने के बाद टेबल हेडिंग एंड टेबल डाटा को उसने एक तो लेफ्ट कर दिया और पैडिंग दे दी 8 पिक्सल। ठीक है, कंटेंट ताकि वो थोड़ा सा खूबसूरत नजर आना शुरू हो जाए। उसके बाद उसने कहा कि हर इवन चाइल्ड जो है ठीक है उसको बैकग्राउंड कलर कौन से दे दिया ग्रे, लाइट सा ग्रे। और उसने सिर्फ टेबल हेडिंग के लिए फिर उसके बाद एक मर्तबा उसको ग्रीन कर दिया। ठीक है, तो इससे एक और खूबसूरत सा हमारे पास स्टाइल आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह क्रिएटिविटी आप खुद से अगर करना चाहें किस तरह से आपको खूबसूरत लगता है वो आप खुद से डिजाइन करेंगे टेबल। हाँ, अदरवाइज उसने क्या करना था पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जानी थी। नहीं, वो तब भी काम करता है। अभी मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये हमने इवन को सिलेक्ट किया और इवन दूसरे नंबर पे ही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेबल हेडिंग को ऊपर भी कर दूं तब भी ये देखें ये चीज वर्क करेगी। अगर हम ऑड कर दें अब तो फिर मुमकिन है कि ये चीज वर्क ना करे, लेकिन तब भी वर्क कर रही है। क्यों कर रही है? नहीं अभी भी ग्रीन ही अप्लाई है। नहीं ये बैकग्राउंड कलर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अब ये बैकग्राउंड कलर इस तरह क्यों वर्क कर रहा है?
कि ये तो रूल बाद में लिखा गया है। सीएसएस में आपने सीएसएस जो है ना, ये कहते हैं कैस्केडिंग को। और इसमें हमने शुरू में एक रूल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि मोर स्पेसिफिक जब जब हम एलिमेंट नेम दे देते हैं, मोर स्पेसिफिक एलिमेंट नेम दे देते हैं, या फिर अगर हम इनलाइन स्टाइलिंग कर देते हैं, तो वो चीज़ भी मोर स्पेसिफिक बन जाती है। इस टाइम इसमें मोर स्पेसिफिक कौन सी चीज़ है? टीएच, कि हमने टीएच को एक अलहदा से उसको स्टाइल कर दिया। ठीक है, हमने उसको बता दिया कि टेबल हेडिंग जो स्पेशल है, उसको आपने ये कलर ही देना है। ठीक है, ये फिर मोर स्पेसिफिक बन गई है। ठीक है, हमने उसको डायरेक्टली टारगेट करके कहा कि हाँ नहीं, तुम्हारा यही कलर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम टेबल को स्टाइल कर सकते हैं। क्लियर? अब टेबल के रिस्पॉन्सिव करना, ये थोड़ा सा देख लें। ये एक ट्रिक है कहने कि सीएसएस को यूज करते हुए। अब इसमें उसने क्या बताया है? A responsive table will display a horizontal scroll bar if the screen is too small and display the full content. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बेहतर थोड़ी सी समझ लग जाए। तो उसके लिए वो उसने क्या किया, ऐड अ कंटेनर एलिमेंट लाइक डिव। एक कंटेनर एलिमेंट पहले डाल दो डिव जैसा, और उसको उसने क्या कहा कि ओवरफ्लो एक्स इसको ऑटो कर दो। ओवरफ्लो हमने आगे जाके बढ़ना है। ठीक है, अराउंड द टेबल एलिमेंट टू मेक इट रिस्पॉन्सिव। अभी हम टेबल पे हैं, तो इसने सिंपली कहा है कि इस तरह कर लो। ओवरफ्लो हम बाद में जाके सीखेंगे ओवरफ्लो होता क्या है। फर्ज करें अगर मैं ये चीज ना करता, यहाँ पे हमारे सामने एक टेबल है। ठीक है, हमारे सामने यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में ये जो डाटा जो है ये काफी ज्यादा है। ये पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि टेबल का डाटा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये नीचे स्क्रोल देखें एक लग गया है, लेकिन ये स्क्रोल इस पॉइंट पे लगा है, ये बॉडी पे स्क्रोल नहीं लगा। अगर तो बॉडी पे लगता है, बॉडी पे स्क्रोल यहाँ पे शो होना था। ये स्क्रोल किस चीज पे लगा है? ये इस डिव एलिमेंट पे स्क्रोल लगा है। अब अगर तो हम ये ना लगाएं, फर्ज करें मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हमारा टेबल जो था ना, उसका डाटा बहुत ज्यादा था। ठीक है, जबकि हमारी वेबसाइट की स्क्रीन जो है वो फर्ज करें इतनी बड़ी है, मोबाइल की स्क्रीन। फर्ज करें हमारी वेबसाइट की स्क्रीन इतनी बड़ी है, मोबाइल की स्क्रीन, लेकिन जो हमारा टेबल का डाटा है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये स्क्रॉल बार बन रहा है नीचे पेज पे। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए उसने एक ट्रिक दी है। वो ट्रिक क्या दे रहा है कि वो कहता है कि इस टेबल को, ठीक है, जिसमें डाटा बहुत ज्यादा है, इसके अराउंड एक डिव लगा दो, जिसको आपने प्रॉपर्टी कौन सी देनी है? ओवरफ्लो एक्स। के हॉरिजॉन्टली जो भी डाटा ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाए? ऑटो, यानी कि ऑटोमेटिकली इसको स्क्रॉल लग जाए, उस पॉइंट पे ही लग जाए। तो ये नीचे ये बॉडी जो ये वेबसाइट के डिस्प्ले को खराब कर रहा है, तो वो वेबसाइट का डिस्प्ले खराब नहीं होगा। क्या चीज? क्या चीज? जी। लिस्ट एक बनाई है, उसमें ही हमारा डाटा जा रहा है। लिस्ट लेकिन बनाइए। लिस्ट में तो हम कॉलम्स में तो डाटा स्टोर नहीं करेंगे। जी जी, डाटा उधर से लेता है। जी। नहीं, इसका उसके साथ कनेक्शन ही होगा, लेकिन वो क्या कहते हैं, वर्टिकली डाटा आ रहा है और उसके लिए पेजिंग वन नीचे से फाइनल।
ये हॉरिजॉन्टली अगर हमारा डाटा बढ़ जाता है, वो ऐसे हो वो ऐसे आना होगा, उसमें परेशानी नहीं होगी। ये यानी कि हॉरिजॉन्टली डाटा हमारा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पेज में नीचे स्क्रॉल बन रहा है। तो हम चाहते हैं वो स्क्रॉल नहीं बनाना चाहते पेज पे, तो उसके लिए उसने एक ट्रिक दी है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ उसने एक ट्रिक दी है कि फिर उसके हाँ कि इसके अराउंड लगा दो ताकि नीचे ये स्क्रॉल बार ना बने। वो सिर्फ पेज के अंदर एक डिवीजन बन जाए। वो सिर्फ एक छोटे से पार्ट को में एक स्क्रॉल बार है वहां पे, लेकिन आपका बाकी जो स्क्रीन जो है वो खराब नहीं होगी। जी जी ठीक है। तो बस ये एक ट्रिक है रिस्पॉन्सिव टेबल करने की, उसने खुद से यानी कि दी हुई है, तो ये इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये टेबल का जो चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लियर है आपको? अहमद किसी कंफ्यूजन हो आपको? अहमद क्लियर हो रही है चीजें? वर्टिकल फेज में डाटा शो ही नहीं उसमें भी तो हॉरिजॉन्टली अगर फर्ज करें बढ़ जाए, हमारे पास कंटेंट ज्यादा है, हमने ज्यादा डाटा सेव किया हुआ है पर ऑब्जेक्ट कह लें, ठीक है, पर ऑब्जेक्ट हमारे पास ज्यादा डाटा मौजूद है, तो फिर हमारे पास इस तरह अगर हम शो करवाते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह से हो सकता है ये भी उस पे डाटा अगर ज्यादा हो जाए ना, हाँ, पर ऑब्जेक्ट कह लें, पर रो कह लें, ठीक है, हमारे पास कई मतलब बहुत ज्यादा डाटा हो जाता है पर रो। हाँ, तो इससे एक बात समझ आएगी कि हम डिप पे काम कर रहे हैं, तो डिप पे कोई भी डाटा हो, कोई इमेज भी हो, तो उस पे भी अप्लाई किया उस पे भी अप्लाई क्योंकि ये स्पेसिफिक टेबल के लिए ये स्पेसिफिक टेबल के लिए नहीं है। क्लियर है? याद है। तो उसके बाद CSS डिस्प्ले है, द डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, देखते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है। वो जो यहाँ पे ओवरफ्लो में आएंगे ऑटोमेटिकली हर चीज क्लियर हो जाएगी। इसमें ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो वाई, स्क्रॉल बार कब शो करना है, कब विजिबल होनी चाहिए चीजें, ये फिर ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजें क्या उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक the CSS layout है the display property। वो कहता है कि the display property is the most important CSS property for controlling layout। वेबसाइट के लेआउट को कंट्रोल करने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है लेआउट को कंट्रोल करने के लिए। लेआउट अब आगे देखते हैं। The display property specifies if how an element is displayed। डिस्प्ले प्रॉपर्टी के हम स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह कोई एलिमेंट डिस्प्ले होना चाहिए। HTML का एलिमेंट, HTML में हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो किस तरह से डिस्प्ले होने चाहिए, उसके लिए डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। अब वो कहता है कि एवरी HTML एलिमेंट हैज अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू। हमारे पास HTML में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स को बाय डिफॉल्ट एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगी ही होती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज। ये डिपेंड करता है उस चीज पे कि ये किस तरह का एलिमेंट है। द डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू फॉर द मोस्ट एलिमेंट्स इज ब्लॉक और इनलाइन। ठीक है, जो डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, वो या तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं मोस्ट के, या फिर इनलाइन होते हैं। ठीक है, ये चीज हमने HTML में पढ़ी थी, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल होते हैं अहमद आप?
H1 का टैग ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट में हमने देखा था। पैराग्राफ का टैग ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट था। अनऑर्डर्ड लिस्ट मोइस ये कौन सा एलिमेंट होगा? ए का टैग ये ब्लॉक लेवल होगा या फिर इनलाइन होगा? ये इनलाइन होगा। स्पैन का टैग इमेज का टैग ये इमेज का टैग इनलाइन है। तो इस तरह कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे देखिए नीचे इसने बल्कि यहाँ पे भी एग्जांपल दे दी है उसने यहाँ पे भी शो करवा रहा है। सेम चीज यही चीजें आपके टेस्ट में आने वाली हैं आगे HTML में। आप इनके जितने भी हमने पढ़ा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्ड बाय वर्ड एक मतलब आप पढ़ लें। सिर्फ अगर फर्ज मैंने आपको पहले दिन से बोला है कि फर्ज करें आपके 6 महीने आप ऐसे ही गुजार देते हैं कोर्स करके, अगर आप नहीं पढ़ते तो एट द एंड आपके 6 महीने ज़ाया होने वाले। फर्ज करें ना आपने जिंदगी में 6 महीने अपने ज़ाया कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अगर आपने यहाँ पे आके बैठा आप बैठने के अलावा फ्यूल आप लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो इसको वो बना लें, यूज़फुल कर लें, ठीक है? कि आपके काम आ जाए ये चीज़। सीख के चले जाएँगे, मेहनत थोड़ी-सी करेंगे, इंशाल्लाह ये आपको भी फ़ायदा देगी, आपके घर वालों को भी फ़ायदा देगी। आपके जो दूसरे दोस्त इस टाइम यूनिवर्सिटीज़ में अपने घर वालों से फीस लेकर दे रहे होंगे, अगर आप मेहनत करके सीख जाते हैं, ठीक है? आप खुद से अपनी फीसेस कवर कर सकते हैं, लेकिन मेहनत ज़रूरी है। और मैंने ये चीज़ आपको पहले दिन समझाई है कि ये कोर्स मेहनत करेंगे तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है, वरना सिर्फ़ कोर्स कर लिया है, कोर्स करके 6 महीने वैसे ही गुज़ार दिए आपने, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। चलिए अब जब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन एंड टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल, ठीक है? स्ट्रेचेस आउट द लेफ्ट एंड राइट एज फार एज इट कैन, ठीक है? एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो न्यू लाइन पे शुरू होता है। जब भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट हम डालेंगे, एच का टैग डाल लेते हैं, हेडिंग का टैग डाल लेते हैं या पैराग्राफ का टैग डालते हैं, वो क्या करता है, वो लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक उसको जितनी भी जगह मिलती है अपनी पेरेंट एलिमेंट के अंदर, उन तमाम चीज़ों को कवर कर लेते हैं, उस स्पेस को कवर कर लेते हैं। और हर मर्तबा जब हम एक नया टैग डालते हैं, वो एक नई लाइन में आ जाता है हमारे पास। क्योंकि इसको जब बॉर्डर वगैरह देंगे तो वो पूरी उसी को कवर करेगा हाँ, ना। वो उस पूरे एलिमेंट को फिर कवर कर लेगा। वो एज़ अ बॉक्स, जिस तरह मैंने कल आपको बॉक्स मॉडल के बारे में बताया था, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आर div h1 से h6 तक टैग, div का टैग, पैराग्राफ का टैग, फॉर्म, हेडर, फुटर, सेक्शन, ये टैग, यूएल का टैग, li का टैग, ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में आते हैं। उसके बाद इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में वो बता रहे हैं। एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन न्यू लाइन एंड ओनली टेक्स अप as much width as necessary। एक इनलाइन एलिमेंट्स ये नई लाइन में स्टार्ट नहीं होता। जिस तरह फर्ज करें एक पैराग्राफ के अंदर आप ए के मल्टीपल टैग लगाना शुरू करें, ठीक है? तो आपको एक टैग के बाद ही एक दूसरा टैग का कंटेंट भी शो हो जाता है। अब जितने मर्जी स्पैन के टैग यानी कि बोल्ड के टैग हो, हर जो टैग जो है वो दूसरे के साथ ही शो होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो ये एक नई लाइन क्रिएट नहीं करता पेज में, तो ये इनलाइन टैग कहलाता है, ठीक है? उसने एग्जांपल कौन-कौन से टैग के दिए, स्पैन, ए, इमेज, ठीक है? अब डिस्प्ले नन is commonly used when with JavaScript to hide the show.
टू हाइड एंड शो एलिमेंट्स विदाउट डिलीटिंग एंड रिक्रिएटिंग देम। ये डिस्प्ले एंड ये जावास्क्रिप्ट के साथ यूज होता है, इसको हम बाद में देखते हैं, ये फिर एंड पे देखेंगे इसको क्यों यूज किया गया। यूआई के लिए नहीं होता। क्या चीज? यूआई के हाँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट्स के साथ इस्तेमाल होगी। सीएसएस में इसका कोई नहीं, सीएसएस में है कि अगर हम किसी भी चीज को नहीं शो करवाना चाहते, हम एचटीएमएल में हमने डाल दिया है लेकिन हम उसको शो नहीं करवाना चाहते, तो हम उसको डिस्प्ले नन कर देते हैं, तो वो चीज शो नहीं होती पेज पे हमारे पास। कि कब डिस्प्ले और कब ना। कब डिस्प्ले हो जाए कब डिस्प्ले ना हो। ठीक है, अब इसकी मिसाल भी उसने ऊपर दी है, ये मैं इसको करके डेमो करके नहीं दी। फर्ज करें वो कहता है कि क्लिक, इसको क्लिक करो फिर पैनल शो होगा, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब ये नीचे वाली चीजें शो हो गई, ये नीचे वाला ये चीज शो हो गई। अब ये शो किस तरह हो रही है, ये जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ शो हो रही है, यानी कि सिर्फ ये इसमें सीएसएस की वर्किंग नहीं है, इसमें जावास्क्रिप्ट इंक्लूड हो चुका है। वो किस तरह हुआ है, हमने जावास्क्रिप्ट के साथ इस बटन को बताया कि जैसे ही ये बटन क्लिक हो, ये नीचे वाला एलिमेंट जो ये वाला एलिमेंट था ये डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो ये डिस्प्ले ये मोस्टली ये जावास्क्रिप्ट के साथ मिलके यूज होता है, नन और ब्लॉक, इस तरह हम करके किसी भी एलिमेंट को या शो करवा देते हैं या उसे हाइड करवा देते हैं। अच्छा, override the default display value as mentioned every element has a default display value, कि जैसा कि हमने पहले देख लिया कि हर HTML एलिमेंट को एक डिस्प्ले की वैल्यू दी होती है, या तो वो ब्लॉक होगा या फिर वो इनलाइन होगा। However you can override this, लेकिन वो कहता है कि हम इस बिहेवियर को ओवरराइड कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो हम किसी भी HTML के एलिमेंट को ब्लॉक लेवल बना सकते हैं या फिर उसको इनलाइन भी बना सकते हैं, हम किसी भी, ये हमारी मर्जी है। इस तरह अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा लिस्ट आइटम, ये हमें क्या कहते हैं इस तरह से नजर आ रही होती है, वन बाय वन लिस्ट आइटम, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम ये एक एक करके नजर आ रही होती है नीचे, ऐसे ही है ना। एक रो में एक आइटम, दूसरी रो में दूसरी आइटम, तीसरी रो में तीसरी आइटम, ये इस तरह से क्यों होती है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट ना हो तो फिर ये इस तरह से वर्क नहीं करेगा, ये फिर हर लिस्ट आइटम एक के बाद एक शो होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि लिस्ट आइटम इसको क्या करे, डिस्प्ले इनलाइन कर दे। अब जब हमने इसको इनलाइन कर दिया तो ये देखें, ये एक के बाद ये दूसरी शो होने लग गई। क्या चीज? वो लिस्ट आइटम वो भी इसे मार्कर खत्म हो गया। अभी भी देखें ये बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन वगैरह इसमें लगे हुए हैं, जो आपके नेविगेशन बार वगैरह बनते हैं ना, यहाँ पे फर्ज करें ये नेविगेशन बार वगैरह हैं, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ ही बनाए जाते हैं। उस केस में ये देखें, लेकिन इस टाइम इस साइड पे ये वर्टिकली शो हो रहे हैं अनऑर्डर्ड, ये भी यूएल लगा हुआ है, इसको इसको भी यूएल लगा हुआ है, लेकिन इसको इस तरह से डिस्प्ले करने के लिए, हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करने के लिए इन्होंने उसके अंदर लिस्ट आइटम को क्या कर दिया, इनलाइन कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो शो हो रहे हैं ये वैसे ही बाय डिफॉल्ट है, और उनके फिर लिस्ट स्टाइल टाइप को उन्होंने चेंज कर दिया, इसको बैकग्राउंड दे दिया, इसको पैडिंग दे के इन्होंने सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर दी। ठीक है, स्टाइलिंग उन्होंने अपनी वेबसाइट की अपने माइंड के मुताबिक करवा ली, जिस तरह का डिजाइन उन्हें पसंद आया उन्होंने उस तरह से उसकी स्टाइलिंग कर दी वेबसाइट की। लग गई समझ? और ही चीजें क्लियर? अलग वेबसाइट का पार्ट है जो हमने लास्ट में सीखा भी था, निकल आई गया फ्रेम? एक आई फ्रेम। नहीं ये आई नहीं, फ्रेम तो नहीं है, ये अलग चीज नहीं है, ये क्या कहते हैं इस पेज का ही हिस्सा है।
ये div ही है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है setting the display property for an element only changes how the element is displayed, not what kind of element it is. So an inline element with display block is not allowed to have other block level elements inside it. जो कहता है कि अगर तो हमारे पास मल्टीपल स्पैन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक स्पैन के अंदर एक और भी स्पैन एलिमेंट है, फर्ज करें यहाँ पे एक स्पैन का एलिमेंट यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद एक स्पैन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे मुकम्मल, एक स्पैन यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे मुकम्मल। जब हमने इसको, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इनलाइन एलिमेंट होता है, स्पैन का एलिमेंट, तो ये इस तरह डिस्प्ले करता है, हो रहा है। जब हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे स्पैन एलिमेंट को, तो फिर ये क्या करेगा, ये अलग-अलग अब डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है। किसी भी टैग के साथ, इमेज के टैग के साथ करना चाहिए इमेज के टैग के साथ कर लेंगे, एक ही टैग के साथ करना चाहें एक ही टैग के साथ कर लेंगे, ठीक है। हम ओवरराइड कर सकते हैं डिस्प्ले के साथ। उसने ये चीज नीचे भी दोबारा करके दिखाई है, ए के साथ भी वो करके दिखा रहा है। अच्छा, वो कहता है कि हाँ, ये हो जावास्क्रिप्ट के साथ ही रही है, लेकिन इसमें फर्क दिखा रहा है हमारे पास ना। एक तो डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी है। डिस्प्ले नन जब हम करते हैं तो फिर क्या होता है, फर्ज करें अगर इस इमेज को हम डिस्प्ले नन कर दें, ये नजर नहीं आएगी और ये एलिमेंट चला गया, ठीक है, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा अब हमारे वेब पेज पे। एक दूसरी प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी हिडन। इसमें अच्छा, ये क्या करती है, ये भी हमारे वेब पेज से इस चीज को हाइड कर देगी, लेकिन इन दोनों में आपने फर्क देखना है। जो वो पहली मर्तबा हमने इसको रिमूव किया था, डिस्प्ले नन लगाया था किसी को फर्ज करें, तो उसने अपनी स्पेस भी छोड़ दी, तो ये दूसरी चीज उसकी जगह पर आ गई। ऐसे ही है ना, वो चीज यहाँ से खत्म हो गई और ये दूसरी चीज उसकी जगह पर आ गई। लेकिन अगर हम इसको कर दें रिमूव विजिबिलिटी हिडन के साथ, तो ये है इस जगह पर ही है, इसने अपनी स्पेस नहीं छोड़नी, ठीक है। जो चीज़ हम विजिबिलिटी हिडन के साथ करेंगे वो अपनी स्पेस नहीं छोड़ेगा कभी भी, लेकिन जिस चीज़ को हम डिस्प्ले नन के साथ हाइड करेंगे, उसने अपनी स्पेस भी छोड़ देनी है। वेब पेज से भी डिलीट नहीं हुआ, वो भी इस जगह पे ही मौजूद है, डिस्प्ले नन, वो रिमूव नहीं कर रहा, वो पेज से रिमूव नहीं कर रहा, उसका कोड मौजूद ही है इधर। फर्ज करें मैं यहाँ पे दिखाता हूँ विजिबिलिटी हिडन, जब मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये हाइड है, लेकिन है इस जगह पे ही मौजूद है, ठीक है। तो ये फ़र्क था विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में। तो इस तरह से ये वर्किंग होती है। विजिबिलिटी हिडन के साथ हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट की विजिबिलिटी को हाइड कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक h1 का टैग लगा हुआ है जो डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमने उसकी विजिबिलिटी हिडन की हुई है। अगर मैं इसको डिस्प्ले नन कर दूं, तो फिर क्या होगा, इसने अपनी स्पेस भी छोड़ देनी है। अब ये पैराग्राफ अब ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, डिस्प्ले, सॉरी, ये ये दोनों को डिस्प्ले नहीं होगा, यानी क्या, यानी कि ये पीछे कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए कोड अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करें ना, ये डेवलपर टूल के साथ, तो आपको नजर आएगा ये कोड यहाँ पे ही मौजूद है, ये देखें। ये डिस्प्ले ना हो तब ये कर सकते हैं। फिर हम आगे ऊपर कहते हैं कि एक बटन दे दें कि इस बटन के क्लिक होने पे डिस्प्ले हो जाए। तो जावास्क्रिप्ट फर्ज करें ना, यहाँ पे ये है, इस टाइम डिस्प्ले ये चीज़ नहीं हो रही,
क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके क्या लगा हुआ है, डिस्प्ले नन लगा हुआ है। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद उसकी सीएसएस की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। हम इसको कहते हैं डिस्प्ले, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उसको कहते हैं ब्लॉक। तो वो फिर डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है, वो होती चीज पेज में ही है। हम इस तरह से जावास्क्रिप्ट की मदद से चीजों के साथ खेल रहे होते हैं। ये आगे जाके देखेंगे, ठीक है। ये क्लियर है? अच्छा, ये डिस्प्ले हमने कवर कर लिया। मैक्स विथ, अच्छा लास्ट टाइम हमने मैक्स विथ पढ़ा है, तो कल कल किया था कवर, ठीक है। तो आज भी वो बता रहा है कि किस टाइम मैक्स विथ यूज कर लेना चाहिए, किस टाइम नहीं यूज करना चाहिए। तो थोड़ी सी अगर आप ये खुद पढ़ लें, ठीक है, कोई इशू तो नहीं बहुत ज्यादा। क्या इसका सिर्फ अगर वो दिखा रहा है कि अगर हम सिंपली विथ यूज करें, इसने इस div को क्या दिया हुआ है, विथ 500 पिक्सल दिया हुआ है, और इसके मार्जिन को लेफ्ट राइट से ऑटो किया हुआ है। और ऑन द अदर हैंड दूसरे एलिमेंट को भी इसने, इस दूसरे एलिमेंट को इसने मैक्स विथ के साथ 500 पिक्सल दिया हुआ है, और मार्जिन इसने लेफ्ट राइट से ऑटो किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट विथ कितनी होती है, 100%, ठीक है। तो अब देखें, जब उसने 500 पिक्सल के साथ कर दिया एक एलिमेंट को, तो वो 500 पिक्सल ही ले रहा है, और उसने ये 500 पिक्सल ही है, हम इसको जितना मर्जी छोटा करें, क्योंकि वो मैक्स विथ नहीं है, उसने 500 पिक्सल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ऑक्यूपाई कर ली स्पेस। ऑन द अदर हैंड इसको हमने बताया कि ज्यादा से ज्यादा 500 पिक्सल होनी चाहिए, लेकिन विथ इसकी फिर भी 100% है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 500 पिक्सल होगी, लेकिन विथ 100% है। जी, हमने कम से कम नहीं बताया। कम से कम वो हाँ, कम से कम वो वो हमने 100% परसेंटेज है। में दे दिया, जब वो रिस्पॉन्सिव कर लेता है। तो वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली विथ, क्योंकि उसकी 100% है। तो वो कहता है कि जो स्मॉल जो डिवाइसेस वाली विथ हैं, उनको या उनके लिए बेहतर ये है कि ये यूज़ किया जाए। बाकी आप इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को मजीद कवर करेंगे तो बेहतर समझ लग जाएगी। क्लियर? जब CSS पोजीशन को देखते हैं जल्दी से, ये फिर अब लेआउट की कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अच्छा, एक हमने ये डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी थी, ये भी CSS के लेआउट की थी कि लेआउट को किस तरह स्ट्रक्चर किया जाए। अब ये दोबारा से कहता है कि CSS की लेआउट की प्रॉपर्टी एक और हमारे पास कौन सी आ गई है, पोजीशन की। अच्छा, ये भी बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, इसको ठीक से समझना है आप लोगों ने। The position property specifies the type of positioning method used for an element. वो कहता है पोजीशन की प्रॉपर्टी जो है, वो किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को, कि किस तरह हमने किस पॉइंट पे लेकर जाना है किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है, स्पेसिफाई की जाती है। ये हमारे पास चार हैं, एक स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी, पांच है, ठीक है, पांच। The position property specifies the type of positioning method used for an element, ठीक है। वो फिर से वही बता रहा है, there are 5 different position values, पांच हैं, चार static, relative, fixed, absolute, sticky, वो इसने सेम बात की। Elements are then positioned using the top, bottom, left and right properties। जब हम ये यूज करेंगे, पोजीशन यूज करना शुरू कर देंगे, relative, फिक्स, एब्सोल्यूट या स्टिकी, तो फिर हमारे पास वो कहता है कि एक और भी CSS की प्रॉपर्टी वो भी वर्क करना शुरू हो जाएगी, उसके साथ वर्क करेंगे। उसके साथ ही वर्क करेगी। अगर हमने पोजीशन की प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया, तो फिर ये जो मजीद इसने चार प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, तब तक ये वर्क नहीं कर रही होगी, अगर जब तक हम पोजीशन की प्रॉपर्टी को यूज नहीं करते। However, these properties will not work unless the position property is set first, कि ये प्रॉपर्टी उस टाइम तक काम नहीं करेंगी जब तक हम पोजीशन की प्रॉपर्टी को यूज नहीं करते, वो यहाँ पे बता रहा है। वो कहते हैं दे आल्सो वर्क डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन वैल्यू, और ये प्रॉपर्टीज
हर चीज़ के लिए एक अलग तरीके से ही काम करती हैं। अगर हम इसको रिलेटिव यूज़ करेंगे पोज़ीशन, तो ये टॉप बॉटम अलग तरीके से काम कर रही होंगी। अगर जब हम फिक्स यूज़ करेंगे, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ अलग तरीके से काम करेंगी। एब्सोल्यूट स्टिकी यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ें अलग-अलग तरीके से काम कर रही होंगी। और ये स्टैटिक के लिए भी वर्क नहीं करती, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उनकी पोज़ीशन क्या होती है? बाय डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन स्टैटिक ही है, तो उस टाइम ये चीज़ें काम नहीं करती। जब हम इसकी पोज़ीशन को चेंज करके इन चारों में से कोई यूज़ करते हैं, फिर हम इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। लग रही समझ? करें आगे? ऐसा बोर तो नहीं हो रहे? बोरियत फ़ील तो नहीं हो रही? यानी कि ज़्यादा तो नहीं हो गया आज के लिए? ठीक है? फिर चलें आगे मूव करते हैं। अच्छा, पोज़ीशन स्टैटिक, एचटीएमएल एलिमेंट्स आर पोज़ीशन स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट। वो कहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होती है जितनी भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है? पोज़ीशन उनकी स्टैटिक है। स्टैटिक पोज़ीशन्ड एलिमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप। अच्छा, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि ठीक है, अगर तो स्टैटिक लगी हुई है तो हम उधर इस ही पे पड़ा हुआ एलिमेंट। ठीक है, वो एलिमेंट उस जगह पे ही पड़ा हुआ है और हम उन पे ये प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते फिर, अगर इफ़ेक्ट नहीं ज़रूरत कर। पड़ेगी तो मार्जिन में हाँ, ऐड कर वो फिर देंगे। मार्जिन वगैरह से हम करते हैं, ठीक है? अच्छा, वो कहता है एन एलिमेंट विद पोजीशन स्टैटिक इज नॉट पोजीशनड इन एनी स्पेशल वे, इट इज ऑलवेज पोजीशनड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द राइट। पेज। ये नॉर्मल जो भी फ्लो पेज का चल रहा है, ये उसके हिसाब से वर्क कर। अब वो कहता है कि ये वाला जो पोजीशनड एलिमेंट, द div एलिमेंट हैज पोजीशन स्टैटिक, बाय डिफॉल्ट इस div को स्टैटिक पोजीशन दी गई है, ठीक है? अगर हम नहीं भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही है। तो स्टैटिक को छोड़ दें, स्टैटिक से कुछ भी नहीं होने वाला। जी सर। अच्छा, वो पोजीशन रिलेटिव के बारे में अब बताते हैं। एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशनड रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, कि ये जिस जगह पे मौजूद होता है, जब हम इसको मूव करना शुरू करेंगे तो ये अपनी असल जगह से मूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये उसी पोजीशन से आगे पीछे मूव होना शुरू हो जाएगा। Setting the top, right, bottom, and left properties of relative position element will cause it to be adjusted away from its normal position. ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से चीजों को आगे पीछे हिलाना शुरू कर देगा। जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है, जिस जगह पे मौजूद होता है उस जगह से ही। अभी हम इसका वो करके देखते हैं, डेमो करके देखते हैं, फिर आपको बेहतर समझ लग जाएगी। Other content will not be adjusted to fit into any gap left by the element. जो बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे, जब हम इसको हिलाते हैं, उन पे कोई असर भी नहीं पड़ने वाला इससे, ठीक है? इसको जल्दी से हम वो करके डेमो करके देखते हैं ताकि बेहतर समझ लग जाए। फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास ये एक और पैराग्राफ भी देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ लगे, ठीक है? एक ये पैराग्राफ है, एक नीचे पैराग्राफ है और एक ये डिव एलिमेंट। हमने क्या किया, डिव जिसको क्लास दी गई है रिलेटिव की, ठीक है? इसको क्लास कोई भी हो सकती थी, हमने रिलेटिव करके यहाँ पे रिलेटिव के साथ ये कर लिया। मैं इसे कहता हूँ कि डिव इम्पोर्टेंट कहता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये चीज़ अलग है, ये पोजीशन है, एक अलग चीज़ है। अच्छा, ये जिस एलिमेंट को हमने ये दिया हुआ है, रिलेटिव पोजीशन दे दिया है, हम इस पे 4 प्रॉपर्टीज हम मजीद अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी है? लेफ्ट, टॉप, बॉटम और राइट। फर्ज करें मैं इसको कहता हूँ कि अब ये टॉप से मूव कर दे, कितने पिक्सल ऑफसेट इसको मिल जाए। मैं से कहता हूँ कि 80 पिक्सल मूव करे। तो देखें, इसने अपनी असल जगह नहीं छोड़ी। इसकी जगह जो अपनी है वो उधर से रिलेटिवली मूव तो कर रहा है नीचे को, लेकिन उसने अपनी असल जगह नहीं छोड़ी, इस चीज को जगह लेने नहीं दी, ठीक है? वो अपनी जगह पे ही मौजूद है, ठीक है? इसकी स्पेस जो है वो उस जगह पे ही मौजूद है, इसने उसको टच नहीं होने देना, खराब नहीं होने देना।
ये फर्ज करें इसके ऊपर भी आ सकता था। फर्ज करें अगर मैं इसको 50 पिक्सल कर देता तो फिर क्या होना था? ये देखिए इसके ऊपर भी शो हो रहा है। उसके पिक्सल के हिसाब से वो आगे पीछे खुद को मूव कर रहा है, लेकिन अपनी जगह भी नहीं छोड़ रहा। रिलेट भी अपनी जगह से ही कर रहा है कि उसने अपनी जगह से ही रिलेट करना है। अब फर्ज करें मैं इसको 1 पिक्सल करता हूँ, तो ये 1 पिक्सल ये अपनी जगह से 1 पिक्सल मूव हुआ है नीचे। ठीक है? ये अपनी जगह से ही 1 पिक्सल नीचे की तरफ मूव हुआ है। ये चीज़ें समझने वाली हैं थोड़ी-सी। ठीक है? अगर हम इसको 0 कर दें, तो मतलब ये इसने मूव नहीं करना ये असल अपनी जगह पे, और अगर इसको हम मूव कर रहे हैं तो अपनी जगह से ही इसकी जगह से हिला रहे हैं और वहां से रिलेटिवली मूव कर रहा है। अच्छा, पोजीशन फिक्स, ये पोजीशन फिक्स क्या करता है? अच्छा, एन एलिमेंट विद पोजीशन फिक्स इज पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। अच्छा, जब हम पोजीशन फिक्स दे देंगे तो ये पोजीशन व्यू पोर्ट से रिलेटिव करना शुरू कर देगा। अजान होने शुरू, अभी तो टाइम है मेरे ख्याल से 10 मिनट है। काम कर देते हैं टाइम। अच्छा, होने वाला है तो हम भी यानी कि कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी इसको कॉन्सेप्ट को समझें वहाँ से पहले। बल्कि अब कल भी ना मैंने देखा है कि हम मगरिब की जब अजान यहाँ पे सुनते हैं, पीछे से जमात भी खड़ी हो चुकी होती है। तो, तो जब अजान हो हमने कोशिश करनी है क्लासेस वाइंड अप कर दें। ठीक है? वो थोड़ा बहुत अगर कोई लेक्चर रह जाएगा तो नेक्स्ट टाइम भी हमने कर तो लेना ही है। ठीक है? तो क्योंकि साथ ही मगरिब की जमात खड़ी हो जाती है, टाइम नहीं बचता। अच्छा, पोजीशन में ना दरअसल ये पोजीशन चीजें समझने वाली हैं। ये थोड़ा सा लेंथी, तकरीबन ये 10 से 15 मिनट इसने लेने ही लेने हैं। ठीक। और ये इम्पोर्टेंट चीज है कि सब, क्योंकि इसी के साथ देखें ना, ये फर्ज करें यहाँ पे ये टॉप में जो ये फिक्स है ना, ये आपको फिक्स नजर आ रहा है। ये साथ साथ पेज के साथ साथ ये चीजें चलती हैं, ये पोजीशन के साथ ही होती हैं। ठीक है? उसके बाद ये नीचे फिक्स चीज एक नजर आ रही है आपको, एक एलिमेंट पूरा ये फिक्स आ रहा है, तो ये हम इसी के साथ करते हैं, इस तरह की चीजें बनाते हैं। हाँ, किसी भी एलिमेंट को फिक्स करना, लेकिन फिक्स किस हिसाब से करना, ये चीजें सब ये व्यू कोड के हिसाब से करना है, रिलेटिवली करना है, वो सारी चीजें हमने इसमें समझनी है। और बेहतर तरीके, व्यू पोर्ट मतलब ये ब्राउजर की स्क्रीन जो है, ठीक है, इसके हिसाब से। ठीक है? तो चलें इसको ना क्या कहते हैं, ये पोजीशन जो है इसको हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोबारा से करेंगे। ठीक है? लेक्चर वाइंड अप करते हैं, रिकॉर्डिंग जो है इसको हम स्टॉप कर दें।